आपने वीडियो देखा वो जो बिल्कुल जेंजी आपने ये सिंबल पकड़ा, मोहन भागवत कर रहे थे। जिस तरह से जेंजी का सपोर्ट करते नजर आए मोहन भागवत, आप देखिए खुलकर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ये खुलकर मानता हूं कि जेंजी जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है। मैं जेंजी की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करता हूं। तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग जेंजी को ही आवारा कह रहे थे? हाँ, मतलब ये जेंजी तो को गटर जनरेशन कहने वाले लोग भी हैं। जेंजी को लेकर जिनको डिलुलू था, मतलब जेंजी को लेकर जिन लोग को डिलुलू था, वो अब जेंजी को लेकर फोमो स्टेट में चले गए। मुझे लगता है जंतर मंतर वाला ये आंदोलन नहीं हुआ होता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तो झारखंड में ये जो मैं तो बैठे हुए हैं अनशन पर, भूख हड़ताल पर, इनकी कोई सुनता? रवि आपको लगता है नहीं सुनता? पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बहुत ही सीधी टिप्पणी की है, बड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते कि वार्तालाप बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाए चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से। मुझे लगता है ये एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है। जेंजी ने भी आज की जो लीडरशिप है उसको ये मैसेज दे दिया है कि वी हैव क्लॉक्ड इट, वी आर वाचिंग यू। भाई रवि, आजकल जेंजी बड़े चर्चा में है और अब तो मोहन भागवत साहब भी खुलकर जेंजी का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस हों, अलग अलग राजनीतिक दल हों या फिर सांस्कृतिक संगठन हो, आरएसएस जैसे, जेंजी की महत्ता समझने लगे और आने वाला वक्त, आने वाला भविष्य जेंजी तय करेगा, ये मानने लगे। आपने वीडियो देखा वो जो बिल्कुल जेंजी आपने ये सिंबल पकड़ा, मोहन भागवत कर रहे थे। इसको मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये भी लैंग्वेज है जेंजी की। और मिनी टैप, इसको मिनी क्लैप या फिंगर टैप जो भी कह लीजिए, फिंगर पिंच, मतलब मिनी आप क्लैप, अगर ताली बजाना चाहते हैं उसकी जगह ये है। हाँ, आजकल ये नई वोकैब सीखनी पड़ेगी हम लोगों की। ये कोरियन हर्ट होता है, कोरियन हर्ट। मतलब ये कि मतलब हर आदमी अब इस लैंग्वेज को सीखना, बोलना चाहता है। ये इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन ये सब करते हुए मोहन भागवत ने कुछ बड़ी लाइनें खींचने की कोशिश की है। आपने शायद ध्यान दिया अगर, तो उसमें मतलब जेंजी से लेके व्यवस्था तक को इस पूरे ढांचे में कैसे लाया जाए, इस पर उन्होंने। और बड़ी बात तो मुझे ये लगती है रवि कि जिस तरह से जेंजी का सपोर्ट करते नजर आए मोहन भागवत, आप देखिए 1950 में वो पैदा हुए, 75 साल उनकी उम्र है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर। लेकिन खुलकर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ये खुलकर मानता हूं कि जेंजी जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है। मैं जेंजी की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करता हूं। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, आंदोलन को लेकर किस तरह के सवाल उठाए गए, जेंजी ये हैं कौन, खारिज करने की इसे कोशिश की गई, लेकिन वो उस आंदोलन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन जरूरी है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर राम मनोहर लोहिया का वो कथन याद आ गया कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी लोकतंत्र में जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा तय की जाए, संसद के सांसदों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके ताकि वो जनता से जुड़े मुद्दे तो संसद के भीतर उठा सके, उसकी बात कर रहे हो। तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग जेंजी को ही आवारा कह रहे थे? हाँ, मतलब ये तो गटर जनरेशन कहने वाले लोग भी हैं। तो अब ये उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो किस विचारधारा से प्रेरित हैं। आरएसएस के चीफ अगर ये बात कह रहे हैं कि वो जेंजी पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, और ये एक तरह से सरकार से गलती हुई है, आपको पहले उनकी बातें सुन लेनी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आरोप, इस तरह की लानत मलानत, इसको कैसे देखा जाए, ये अब वो लोग अंदाजा लगाएं जो कि जेंजी को कोस रहे थे। इसको टोटलिटी में उन्होंने जब मतलब एक तरीके से कंक्लूड किया तो देखिए वो उन्होंने कहा जब मुझे चुनने को कहा जाएगा, मतलब ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जब मुझे विकल्प दिया जाएगा, चुनने को कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं जेंजी को ही चुनूंगा। मेरा चॉइस जो है, मेरा ऑप्शन जो है वो जेंजी है। और वो जेन अल्फा को भी जोड़ रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एक लंबी सोच है, फ्यूचरिस्टिक है। शायद ये इसलिए भी है कि मोहन भागवत ये समझते हैं कि आरएसएस की स्थापना से लेकर अब तक, जरा इसको आप ध्यान से, मैं दर्शकों को कहूंगा कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसमें ये शायद, चूंकि मोहन भागवत ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आभास होता है कि उनको ये पता है कि स्थापना 1925 से लेकर अब तक की ये जो विशाल बड़ी 100 वर्ष की यात्रा है, ये युवाओं के कंधे पर ही आरएसएस ने यात्रा की है, उनके बल पे ही यात्रा की है। तो अगर भविष्य में आरएसएस को अपना भविष्य ढूंढना है तो भाई किसी भी जनरेशन से वो किनारा कैसे कर सकते हैं, वो जेंजी हो, अल्फा हो और उसके बाद बीटा।
सही बात है। और मुझे लगता है कि ये कनेक्ट साबित करने की कोशिश जो है, स्थापित करने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। राहुल गांधी लगातार, मतलब जंतर मंतर वाले आंदोलन से पहले आप देखिए अलग अलग शहरों में छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे, छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम कर रहे थे। इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आंदोलन के बाद अपना वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर जारी करते हैं। अब तो होड़ लगी, अब तो हर आदमी और राहुल गांधी आस्क मी एनीथिंग बाकायदा पूछते नजर आए कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। जेंजी के सामने ये कहना आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग, यू कांट प्रेडिक्ट, क्योंकि जेंजी को आप कुछ भी कहकर नहीं निकल सकते, आपके सामने लॉजिक होने चाहिए और सब कुछ सुनना भी पड़ेगा, सब कुछ सुनना पड़ेगा। जैसे जेंजी ने सवाल उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ जंतर मंतर वाले आंदोलन पर तो आपका बड़ा समर्थन हो रहा है, लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में समर्थन करेंगे क्या? तो उसका उन्हें जवाब देना पड़ा कि हाँ वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और यही मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है। इसको रेखांकित किया है मोहन भागवत ने भी अपने इस स्टेटमेंट में, जब वो ये कहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, यानी जो जेनजी है, वो सवाल पूछता है, यही उसकी खासियत है। हम लोग क्या करते थे, आपके साथ भी मेरे साथ भी ये हुआ है, जो बड़े बूढ़ों ने कह दिया उसको वो बात पत्थर की लकीर हो गई। ने भी बोला कि वो बात पत्थर की लकीर हो गई, वो हम मानेंगे ही। हम सवाल पलट कर नहीं पूछेंगे कि अच्छा आप ये कह रहे हैं तो ये मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं। लेकिन आज का जेनजी सवाल पूछता है और मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें सिर्फ जेनजी के लिए प्रशंसा ही नहीं थी, मुझे लगता है मोहन भागवत की जो सलाहें हैं या उनका जो एडवाइस है जेनजी को लेकर, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आंदोलन हुआ था तो उसमें जब आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ या जो चीजें हुई उसको लेकर भी उन्होंने रेफर किया और ये कहा कि भाई जब आप रोल मॉडल चुनते हैं या जो भी तरीका चुनते हैं उसमें आप हिंसक तरीका या हिंसक रोल मॉडल मत चुनिए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जेनजी को भी अपना विवेक विकसित करना होगा ताकि जो वो बात कहें या निर्णय लें या जो भी बात कहते हैं वो विवेकपूर्ण हो, उनको ये पता होना चाहिए। सब कुछ मिलाकर यही वो कहना चाह रहे थे कि इस जनरेशन को भी ये सोचना पड़ेगा कि देश हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है, उसको वो ध्यान रखते हुए अपने सारे एक्सप्रेशंस को वो एक्सप्लोर कर। और ये बिल्कुल सही बात भी है, देखा जाए तो अगर जेनजी पर बड़े लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो, इसके लिए जेनजी को जिम्मेदार माना जा रहा है कि भाई जेनजी ने एक ऐसा आंदोलन किया जिसके बाद राजनीतिक फिजा भी बदलती हुई नजर आ रही है। हर कोई अब ज्यादा अकाउंटेबल होगा आने वाले वक्त में, ये एक उम्मीद जगाता हुआ जेनजी का ये आंदोलन नजर आ रहा है। तो फिर जेनजी को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि आप रोल मॉडल कैसा चुन रहे हैं। और एक बात और है इसमें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जेनजी भी सारी चीजें सोशल मीडिया पर देख रहा है, टीवी कम देख रहा है और मोबाइल फोन ज्यादा चला रहा है। तो आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, वो किस रिस्पॉन्सिबल हैंडल से आया है, वो सही है या नहीं है। कुछ भी सोशल मीडिया पर आ जाए और आप उसे सच मान लें और उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगे तो ये निश्चित तौर पर किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ये एक सलाह भी मुझे तो नजर आई जो मतलब अच्छी है। इसको उस लैंग्वेज में देखें, जेनजी की लैंग्वेज में, तो जेनजी को लेकर जिनको डिलुलू था, मतलब जेनजी को लेकर जिन जिन लोगों को डिलुलू था वो अब जेनजी को लेकर फोमो स्टेट में चले गए। ऐसा ना हो कि हम मिस आउट हो जाएं, हम किसी इस इवेंट से मिस आउट हो जाएं, हम ऐसा ना हो कि जेनजी की आवाज में हम शामिल ना हो। अभी तक वो रेफरेंस ना ले। वो जॉय ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, जोमो में थे अभी तक, अब फोमो में आ गए, डिलुलू खत्म हो गया। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोगों को भी सीखनी पड़ रही है और रोज नए नए वर्ड्स जो हैं वो सामने आते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब पता चलता है और वो काफी शानदार भी है अपने आप में, क्योंकि एक नई लैंग्वेज यूज कर रहा है जेनजी। और मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी बात यही लगती है कि आप जेनजी से अगर आप बात करें, आप आज के बच्चों से बात करें, तो वो कहीं ज्यादा समझदार नजर आते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर जो उनकी राय है उसको लेकर वो डिलुलू जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत कम नजर आता है। मुझे लगता है हमारी जनरेशन में ये बहुत हद तक चीजें रही हैं कि जो बता दिया गया, जो पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दे गढ़ दिए, जो नैरेटिव दे दिया गया, उसमें हम आ गए। लेकिन आज का जेनजी जो है मुझे लगता है वो लॉजिकल ज्यादा है। हर जनरेशन की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी अपनी खूबी होती है, जो कि ठीक प्रीवियस जनरेशंस में जो चैलेंजेस थे, जिस तरह का ट्रांजिशन फेज था, वो उसके अपना कैरेक्टर था। लेकिन इस जनरेशन की जो खूबी है, जिसकी बात खुद मोहन भागवत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने जो एक तरीके से कुछ स्टैंडर्ड्स भी स्थापित करने की बात कही है, उसका भी ध्यान देना होगा। एक चीज जो सबसे कठिन सवाल था, मुझे लगता है उसको भी उन्होंने एड्रेस किया, जाने नहीं दिया। वो पैलेट गन, वो लाठीचार्ज, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया, जिसको लेकर आप देखिए कि पार्लियामेंट में कितना हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, मतलब बैठना मुश्किल हो रहा है, कोई बाहर प्रदर्शन कर रहा है, अंदर प्रदर्शन कर रहा है, रोज पार्लियामेंट। लेकिन उस क्वेश्चन को एड्रेस किया उन्होंने और ये कहा कि भाई अगर
कुछ गलत लोग थे, वो जांचो, मैं नहीं कह सकता। हाँ, मतलब लेकिन साथ में उन्होंने कहा ये भी बात कही उसी को कहते हुए उन्होंने कि भाई ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब चुनना होगा तो मैं जेनजी को ही सुनूंगा। तो जेनजी की राय क्या है लाठीचार्ज को लेकर या पैलेट गन को लेकर या ऑपोजिशन जिन मुद्दों को उठा रहा है, आप देख लीजिए तो अंदाजा लग जाएगा। लेकिन अंत में ये सब कुछ कहने के बाद और अल्टीमेटली मुझे लगता है कंफ्यूजन किस बात को लेकर, कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। लाठीचार्ज तो हुआ, वो तो हम सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके लिए वो परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हुए संसद भवन के करीब पहुंच गए थे। संघ प्रमुख का इस क्वेश्चन को स्किप ना करना, उसको एड्रेस करना ही अपने आप में एक मैसेज तो है ही। अच्छा देखिए, मुझे लगता है जेनजी ने ये तो सिखा दिया कि क्वेश्चन को स्किप करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप बच नहीं सकते। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना, हुआ बिल्कुल। जांच आगे बढ़ी, इतनी गिरफ्तारियां हो गई। आप झारखंड में भी आप ये देख रहे हैं, पंजाब में भी ये मुद्दा उठ रहा है। और मुझे लगता है जंतर मंतर वाला ये आंदोलन नहीं हुआ होता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तो झारखंड में जो मैं तो बैठे हुए हैं अनशन पर, भूख हड़ताल पर, इनकी कोई सुनता रवि आपको लगता है? नहीं सुनता। अब सुनवाई ज्यादा हो रही है क्योंकि अब पता हो गया है कि यहां पर जेनजी का रुख क्या है, उसका रवैया क्या है, और आज की जनरेशन जो है वो जवाब मांगती है, अकाउंटेबल ठहराती है। अच्छा, एक चीज उन्होंने अपने बात के दौरान जेनजी को लेकर जो बात कर रही थी, इस प्रोटेस्ट को लेकर जो बात कर रही थी, उसमें भी कहा कि भाई बातचीत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो सरकार में लोग हैं या जो लोग भी इस पूरे मामले को डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने एडवाइस दी कि भाई स्थिति यहां तक तो आनी नहीं चाहिए थी, ये इश्यूज पहले ही आपको एड्रेस कर लेना चाहिए था, पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी। आप जेनजी या इस जनरेशन के जो भी लोग हैं, उनके क्वेश्चंस को कब तक अवॉइड करते आप? अभी थोड़ी देर पहले हम इसी मुद्दे पर एक डिबेट कर रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि समीर जी आप देखिए ना कि 35-36 दिन तक वो लोग वहां पर बैठे रहे, कभी हुआ लाठीचार्ज? नहीं हुआ ना, ये 20 तारीख को ही हुआ। तो मैंने उनसे पलटकर यही सवाल पूछा कि भाई आपने ये नौबत क्यों आने दी? आप पहले चले जाते, मुलाकात कर लेते, तो ये नौबत ही नहीं आती। वही बात मोहन भागवत भी कहते नजर आ रहे हैं और मैंने हवाला दिया मोहन भागवत के बयान का कि वो यही तो कह रहे हैं कि आप पहले बात कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरह का नैरेटिव बिल्डअप करना ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और अगर कोई आंदोलन कर रहा है, अगर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है, और अगर कोई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि डिनायल मोड जो है वो अब नहीं चलेगा कि आप हर चीज को डिनाई कर दें और कहने लगे कि नहीं ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाई ये आप नहीं कह सकते अगर कोई आंदोलन कर रहा है। आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की एक तरह से खूबसूरती है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये एंटी नेशनल है, जो कि एक प्रवृत्ति नजर आती है। हालांकि कई सारे और दूसरे विषय थे, LGBTQ कम्युनिटी को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी, महिलाओं की भूमिका आरएसएस में उसको लेकर अपनी उन्होंने बात रखी। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है आज का एक बड़ा चैलेंज है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया पे चूंकि लोग हैं, क्राउड है, तो उससे आपको ओपिनियन नहीं बनाना है, अपना भी विवेक विकसित करना है। पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बहुत ही सीधी टिप्पणी की है, बड़ी टिप्पणी की है और ये कहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते कि वार्तालाप बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाए चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से। मुझे लगता है ये एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हम देख रहे हैं कि और ज्यादा तनाव है। यहाँ तक कि जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं पाकिस्तान के, उनके अकाउंट्स भी यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। मतलब इस हद तक जो संवाद है उसकी संभावना खत्म हो गई है और ऐसे में वो कह रहे हैं ये वो कोर इश्यूज हैं जो सरकार के सामने भी एक पॉलिसी वाइज इश्यू हैं। तो क्या ये समझा जाए कि संघ प्रमुख कहीं ना कहीं, जैसा हमेशा वो कहते हैं कि भाई हम तो मार्गदर्शन का काम करते हैं, इस पे चलना ना चलना ये तो सामने वाले की मर्जी। बिल्कुल। तो क्या ये एक मार्गदर्शन है? हम तो इसे ही देखें कि भाई वाकई में वो एक लाइन बता रहे कि इस रास्ते पे ही नीतियों को, सरकारों को, व्यवस्था को और समाज को चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और संघ देखा जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ की ही विचारधारा वाली सरकार आज की तारीख में देश में है, इतने सालों से देश को रन कर रही है। तो संघ प्रमुख ने जो कहा है निश्चित तौर पर उसे एक नसीहत के तौर पर भी देखा जा सकता है, मुझे तो कम से कम यही लगता है। और क्या आने वाले वक्त में सरकार के डिसीजंस पर भी उसका असर नजर आएगा, इसके लिए तो रवि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नहीं, एक चीज तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ओपनली
एडमिट किया है वो है जेनजी का मैटर, हाँ, वो है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म। प्रधानमंत्री अगर रोज लगातार आके सेल्फी बना के इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो इतना तो तय है कि भाई सरकार इस मामले पर अब गंभीर है। सरकार की लाइन अब तय हो चुकी है कि सरकार को इस विषय को लेकर किस दिशा में जाना है। लेकिन जो दूसरे बड़े और व्यापक इशू हैं वो लॉन्ग टर्म इशू हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक फोरम पे बहस के इशू रहे ही हैं। संघ का इस पर ओपिनियन क्या रहा है, इस पे हमेशा लोगों की दिलचस्पी रही है, वो चाहे पाकिस्तान हो, LGBTQ हो, महिलाओं की भूमिका हो, एजुकेशन रिफॉर्म हो, ये सारे। इस पर मुझे लगता है मोहन भागवत ने अगर कुछ कहा है तो उसका अर्थ गंभीर ही है। हाँ। उसको ये बात बिल्कुल सही है और मैं भी इस बात को मानता हूं। मुझे लगता है यहां पर दो बड़ी लकीरें खींची गई हैं। एक तो जेन ज़ी आंदोलन के जरिए नई जनरेशन ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है कि देखिए सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। आप अपनी मांगों पर, अगर आपकी मांगें सही हैं, सही मुद्दा आपने उठाया है, तो आपकी मांगों पर सरकार को भी झुकना पड़ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो एक बड़ी लकीर खींच दी गई कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते थे। हालांकि 20 तारीख को जो हुआ उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ, संसद भवन को घेरने की कोशिश शुरू हुई और उसके बाद जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा वो सब कुछ। लेकिन एक बड़ी लकीर यहां पर खींचने की कोशिश की गई, अकाउंटेबिलिटी, जिसको मुझे लगता है कि बीते कई सालों से हम भूल गए थे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है और एक बड़ी लकीर जेन ज़ी ने खींची और एक बड़ी लकीर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी खींचते नजर आए, क्योंकि संघ को यह भी माना जाता है कि बड़ा रूढ़िवादी संगठन है, पुरानी सोच पे चल रहा है। तो उस पुरानी सोच से आगे निकलकर उन्होंने भी एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की कि हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, क्योंकि अब कंक्लूड करेंगे हम लोग, एक नेतृत्व को लेकर, लीडरशिप को लेकर बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये मैसेज अक्रॉस द पार्टी, जो लोग भी लीड करना चाहते हैं जिस भी फ्रंट पे, वो पॉलिटिक्स में लीड करो या सोसाइटी के अंदर लीड करना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई लीडरशिप इज टू क्रिएट लीडर्स। हाँ, मतलब आप अनुयायी या फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में ना लगिए। आप अगर नेतृत्व करते हैं तो आप नए नेता पैदा करिए, नए लीडर्स। नेता मतलब वो वाले नहीं, वो जो झंडा उठा के चुनाव लड़ना, टिकट नहीं। उनका कहना है कि आप नेतृत्व देने वाले लीडर्स पैदा करिए। और ये नेतृत्व कहां से आएगा? उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व आपके अंदर से ही आएगा। मतलब विद इन आपको जो लीडरशिप है वो आपके अंदर से, यू हैव टू लीड विद इन। पहले अपने आप को अंदर से लीड करना पड़ेगा। कम से कम जिन नेताओं को हमने चुना है, जिन नेताओं को हमने, ये मुझे लगता है सबके लिए, हाँ सबके लिए ये विपक्षी सांसदों के लिए भी है कि कांग्रेस पार्टी के जिन सांसदों पर भरोसा करके लोगों ने वोट दिया है, या जिन सांसदों पर भरोसा करके वोट दिला के हमने बीजेपी की, एनडीए की सरकार बनवाई है, उन सबकी कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स की जाए। उनसे सवाल तो पूछे जाए कि भाई जिस काम के लिए हमने आपको भेजा था वो काम आप ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ना जनता और नेता के बीच का, ये खत्म होना चाहिए। ये हम सब मानेंगे और जेन ज़ी ने वो उम्मीद जगा दी है। तो मुझे लगता है इसी नोट के साथ हम अपने डिस्कशन को खत्म करें, वरना बड़ा लंबा हो जाएगा। रवि, हम लोग बात कर रहे थे तो हमने सोचा इसे ऑन एयर ही कर दिया जाए। मोहन भागवत ने उसमें क्लॉकेट टर्म का यूज किया जो जेन ज़ी का टर्म है। और क्लॉकेट का मतलब वो जब जेन ज़ी कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, मैं अब तुम एक्सपोज हो चुके हैं मेरी नजरों में। तो मुझे लगता है जेन ज़ी ने भी आज की जो लीडरशिप है उसको ये मैसेज दे दिया है कि वी हैव क्लॉक्ड इट, वी आर वॉचिंग यू, वी आर वॉचिंग यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से हम कोशिश ये करेंगे कि मैं और रवि इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर हम लोग, क्योंकि अक्सर बातें करते हैं, तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब हमारे पास है, TV9 डिजिटल जैसा शानदार प्लेटफॉर्म, तो अपनी इस वार्ता को, अपनी इस बातचीत को आपके सामने रखा जाए ताकि आप लोग भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकें। और आपके कमेंट्स, मैं और रवि कोशिश करेंगे कि सारे कमेंट्स पढ़ें। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं। जेन ज़ी वाले स्टाइल में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।